नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वदमन मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, एहतराम करता हूं। दोस्तों, आज हम बांसुरी वादन किस प्रकार से किया जाता है इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही हम जानेंगे बांसुरी का संक्षिप्त इतिहास एवं परिचय। दोस्तों, बांसुरी वादन बहुत ही प्राचीन समय से भारतीय सभ्यता और समाज का अंग रहा है। वैदिक साहित्य में वीणा, मृदंग के साथ बांसुरी वादन का भी उल्लेख हुआ है। दोस्तों, बांसुरी एक सुशिर वाद्य यंत्र है। सुशिर वाद्य यंत्र वह होता है जिसमें फूंक से बजाया जाता है। तो जितने भी फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं वे सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। और दोस्तों, बांसुरी का निर्माण सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे पहले हुआ। यही कारण है कि बांसुरी को सुशिर वाद्य यंत्रों की आदि माता भी कहा जाता है। उसके बाद कालांतर में अलगोजा, क्लेनेट, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का निर्माण हुआ। दोस्तों, यहाँ मैं एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ भारतीय संगीत के बारे में कि भारतीय संगीत की प्राचीनता भी वैदिक साहित्य से परिलक्षित होती है। साथ ही संगीत का उल्लेख हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में भी नटराज की नृत्य प्रतिमा खुदाई में मिली थी। उससे ये पता चलता है कि उस समय पर भी भारतीय सभ्यता और संस्कृति में नृत्य और संगीत का महत्व था। ऋग्वेद काल में क्योंकि लिखने का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए मंत्रों को याद करने के लिए उन्हें रट्टा लगाया जाता था। एक गुरु से दूसरे गुरु तक ज्ञान को पहुंचाने का एक ही माध्यम था और वह था कि गुरु अपना ज्ञान अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा दे, रटवा दे। सैकड़ों सालों तक यही प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद जब यह महसूस किया गया कि कंठस्थ करना जरा कठिन कार्य है, तो इसे सरल कैसे किया जाए, इसलिए ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतबद्ध किया गया और उन ऋचाओं का गायन कैसे किया जाए यह उल्लेख सामवेद में मिलता है। तो सामवेद भारतीय संगीत का अति प्राचीन ग्रंथ भी है। मंदिरों में ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन वादन के रूप में किया और वादन किया जाता था। ऋचाओं को गेय में बनाया गया सामवेद के द्वारा और उसके साथ वीणा, मृदंग और वंशी वादन भी होता रहा। कालांतर में महाभारत काल में श्री कृष्ण ने वंशी वादन किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में इतना उत्कृष्ट वंशी वादक आज तक नहीं हुआ। आज वर्तमान में वंशी वादन को एक नया स्वरूप देने का जो महान कार्य किया है, उसका श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री पन्नालाल घोष को। उन्होंने अलग अलग स्केल की बांसुरियों का निर्माण किया। इससे पूर्व अलग अलग स्केल की बांसुरियां नहीं हुआ करती थी। स्केल क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली क्लास में जानेंगे। थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे देता हूं कि जैसे कोई कलाकार नीचे स्वर से गाता है, कोई कलाकार ऊंचे वाले स्वर से गाता है, तो ये नीचे स्वर और ऊंचे स्वर से गाने को अलग अलग स्केल कहा जाता है।
कोई पहले काले से यानी सी शार्प से गाता है, कोई दूसरे काले यानी डी शार्प से गाता है, तो उसे हम स्केल कहते हैं। तो पन्नालाल घोष साहब ने 12 स्वरों की, संगीत में वैसे तो 7 स्वर होते हैं, लेकिन 5 कोमल स्वर मिलाकर के कुल 12 स्वर होते हैं। तो 12 स्वरों की बांसुरिया का निर्माण का श्रेय श्री पन्नालाल घोष साहब को जाता है, और उन्होंने ही भारतीय शास्त्रीय संगीत को बांसुरी के माध्यम से अभिव्यक्त करने का भी महान कार्य किया है। उनकी इसी विद्या को आगे बढ़ाते हुए देश विदेश में बांसुरी वादन को अति लोकप्रिय पहुंचाने में अन्य कलाकारों का भी योगदान रहा, जिनमें सबसे महान योगदान यदि किसी का है तो वे हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी। दोस्तों, ये बांसुरी का एक संक्षिप्त परिचय हुआ। अब हम बांसुरी को बजाया कैसे जाए इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मेरे पास सी शार्प की बांसुरी है, यानी पहले काले की बांसुरी है। हारमोनियम का पहला काला यानी कि सी शार्प। दोस्तों, यदि आपके पास बांसुरी नहीं है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं, और यदि आपने किसी अन्य स्केल की बांसुरी परचेज कर ली है, खरीद ली है, तो आप इसी प्रकार से उस पर अभ्यास कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा एक जान लें कि ये किस प्रकार से बजती है। तो मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर 3 छिद्र ये, 3 छिद्र ये, 6 छिद्र तो इधर हैं, एक ये नीचे छिद्र है 7वां, और एक ये माउथ हॉल यानी मुखरंध्र 8वां। इस प्रकार से बांसुरी में 8 छिद्र होते हैं। कुछ बांसुरियाँ 9 छिद्रों की भी होती हैं, वे बेस बांसुरियाँ होती हैं, बड़ी बांसुरियाँ होती है, जिनका प्रयोग अधिकतर शास्त्रीय संगीत को बजाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से हवा प्रेषित की जाती है, हवा दी जाती है, और इसके पास ही नज़दीक ही कॉर्क लगा हुआ होता है, जो लकड़ी का या रबर का होता है। उस कॉर्क के माध्यम से इस हवा को इधर जाने से रोका जाता है, और यह हवा कॉर्क की वजह से इधर नहीं जा पाती और इधर गति करती है। तो दोस्तों, जब हवा यहाँ से फ्लो होती है तो जो पहला रंध्र छिद्र है उस छिद्र से हवा निकलती है, और जब उस पहले छिद्र को बंद कर देते हैं तो वही हवा फिर दूसरे छिद्र से, फिर उसे बंद कर लेते हैं तो फिर तीसरे छिद्र से निकलती है। इस प्रकार से स्वर बजते हैं। अंतिम स्वर जो है उसे इस छोटी उंगली द्वारा दबा करके प्राप्त किया जाता है। छोटी उंगली से इस अंतिम छिद्र को बजाया जाता है, और इसका प्रयोग भी कम ही हो पाता है, क्योंकि इसे मंद्र सप्तक के तीव्र मध्यम को बजाया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बांसुरी को कैसे बजाया जाए। तो बांसुरी को हमेशा अपने होंठ के नीचे लगाया जाए, और होंठ का जो बिल्कुल ही मिडिल पार्ट होता है, बीच का पार्ट होता है, वहाँ पर बांसुरी को रखा जाए और फिर उसमें हवा दी जाए। दोस्तों, उससे पहले आप एक अभ्यास कर सकते हैं कि कोई पेन का ढक्कन आप लें और उस पेन के ढक्कन में हवा देने का प्रयास करें। कुछ समय बाद अभ्यास करने पर उसमें से ध्वनि निकलना शुरू हो जाती है, पेन के ढक्कन में से। तो आप ये अभ्यास भी कर सकते हैं और फिर इसको कर सकते हैं। तो अब मैं बताना चाहूँगा, कुछ साथी लोग ये देखते हैं कि पहले सा बजाया जाए। नहीं, पहले कोई सुर, जो स्वर बजे वही बजाना चाहिए। आप अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अधिकतर विद्यार्थी ये करते हैं कि वो सारे छिद्र बंद कर लेते हैं और फिर बजाते हैं बांसुरी। उससे बांसुरी बजने में सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि नए विद्यार्थी के लिए सभी छिद्रों को बंद रखना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है।
कोई ना कोई छिद्र से लीकेज होता है जिसके कारण से स्वर नहीं बज पाता। यदि दोस्तों अगर ये सारे छिद्र पूरे बंद नहीं होंगे तो बांसुरी नहीं बजेगी। बांसुरी को बजाने के लिए ज़रूरी है कि ये सारे छिद्र अच्छी तरह से बंद हो और उनमें हवा का लीकेज ना हो। तो दोस्तों अब मैं बताने जा रहा हूँ कि बांसुरी कैसे बजाई जाए। तो बांसुरी बजाने के लिए होंठ का जो ये सेंटर पॉइंट होता है, ये इस सेंटर पॉइंट पे आपको बांसुरी को रखना है और बांसुरी को मिलाना है। बांसुरी ये है यहाँ से लेकर के और यूँ करना है, मतलब यहाँ यूँ करके और फिर यूँ थोड़ा सा सीधा करना है बांसुरी और फिर हवा देनी है, जैसे कि मगर साथियों बांसुरी बज नहीं पा रही है। अब क्या करें? तो बांसुरी को थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे, और जहाँ पर, और एक बात और कि सारे छिद्र हटा करके और बांसुरी बजाई जाए। सबसे पहला काम, सारे छिद्र खोल दीजिए और ये वाला छिद्र का ये स्वर प्राप्त होगा, तो ये तीव्र मध्यम का स्वर है वह प्राप्त होगा, तो इसे बजाइए। यानी कि बांसुरी को यूँ पकड़ना है और बजाना है। दोस्तों अब नहीं बज रही तो अब क्या करूँ? तो एडजस्ट करो, अब ये नहीं बजी, नहीं बज रही, तो अब इसको एडजस्ट करो, नहीं बज रही, नहीं बज रही है। अब यहाँ पर जहाँ पर आवाज़ प्राप्त हो गई, जिस जगह पे हमें आवाज़ प्राप्त हो जाए उस जगह पे डट जाइए, रुक जाइए, उससे आगे नहीं बढ़ना है। उस जगह को आप अच्छे से बजाइए, लंबा बजाइए, लंबा सुर बजाइए, रुक जाइए, एक ही स्वर बजाना है आधा घंटे तक। एक उस पर कमांड हासिल कीजिए, आपके मुख को ये पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे ये बजता है। और उसके बाद जैसे ये बजा, उसके बाद आप बांसुरी को, उंगली को यहाँ रखिए और बजाते बजाते इस उंगली से इस छिद्र को बंद कर दीजिए। अगर इस छिद्र को बंद करने के बाद बांसुरी बज नहीं रही है तो इसका मतलब ये हिल गई है, आपके होंठ से अपनी जगह खो दी है, तो इसे वापस अपनी जगह पे लाइए, वापस बजाइए। और इस तरीके से इसको, इस स्वर को बजाइए और इस स्वर को बजाने के बाद यही अभ्यास इस पे कीजिए, फिर इसको बंद कीजिए और इस प्रकार से वहाँ तक बंद कीजिए जहाँ तक कि ये बजना बंद। जैसे मान लीजिए यहाँ आने के बाद ये वाला छिद्र नहीं बज रहा है, तो आप इन्हीं 3 स्वरों का अभ्यास कीजिए जो बज रहे हैं। आज आप इन्हीं 3 स्वरों का अभ्यास कीजिए, मतलब पहले इसे बंद करना है, फिर इसे बंद करना है, फिर इसे बंद करना है, और इन्हीं 3 स्वरों का अभ्यास कीजिए। और इसके बाद जब ये अभ्यास अच्छे से हो जाए तब इन स्वरों का अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से बांसुरी में ये सारे छिद्र बंद करने के बाद ये बजने लग जानी चाहिए। जब ये बांसुरी बजने लगेगी तब आप ये देखेंगे कि इसमें आपको कुछ स्वर नहीं बजेंगे, क्योंकि इससे नीचे के स्वर जब आप इस स्वर पर आएंगे तो ये स्वर तेज फूंक मारने पे बज रहा है, तो आप जो तेज फूंक मारने पे जो स्वर जैसा मिल रहा है आप अभी उसी का अभ्यास कीजिए। जैसे ये स्वर ऐसा बजना चाहिए, लेकिन ये बजेगा कैसे में होता है, तो यानी कि यहाँ पे भारी आवाज़ आ रही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आते आते, नीचे आते आते और कहीं ना कहीं से लीकेज होता है या फिंगर सही से नहीं रखी हुई होती है, होंठ पर से हिल जाता है, तो यहाँ पर स्वर तीखा प्राप्त होता है। जैसे कि इस प्रकार की ध्वनि आएगी, तो ये मंद्र सप्तक का पंचम नहीं, यह मध्य सप्तक का पंचम है। तो कहीं पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है, और इसी अभ्यास को आप करते रहिए। अच्छा, इसका एक चीज़ और अभ्यास बता देता हूँ कि नीचे जो संगीत में, इसमें नीचे की जो ब्लोइंग होगी वो रिलैक्सली कम हवा से बच जाएगा, ऊपर थोड़ी हवा का दबाव बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, ऊपर बढ़ता जाएगा, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। जैसे
अब इन स्वरों को इस प्रकार से बजाने की कोशिश कीजिए, इनको गति दीजिए, इनको ऊपर नीचे बजाने की कोशिश कीजिए। जैसे अगर यहाँ पर इस तरीके से बजता है, तीखा स्वर बजता है तो बजाइए, नो प्रॉब्लम। अभी आप यही अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से बजेगा। कभी ध्वनि सही प्राप्त होगी, कभी आवाज़ तीखी प्राप्त होगी, कभी मंद्र सप्तक की आवाज़ आएगी, कभी मध्य सप्तक की आवाज़ आएगी, तो आप उसे बजने दीजिए। और जैसे जैसे इस पर अभ्यास करते जाइए। इस पे आरोह का मतलब होता है सीढ़ी जब ऊपर चढ़ते हैं तो उसे आरोह कहते हैं, और अवरोह मतलब ऊपर से नीचे उतरने को अवरोह कहते हैं। तो आरोह और अवरोह दोनों ही करते रहिए। तो अभी हम आरोह करेंगे, स्वरों का आरोहण। जब आप अच्छे से बजाना सीख जाए तब आप ये सारे स्वर बंद करके और फिर एक एक स्वर को उठा करके बजाएं, और फिर एक एक स्वर को नीचे लेकर के जाएं। जैसे यानी कि हम ये कह रहे हैं कि पहले जब शुरुआत में सीखा जाए तब ये ऊपर से एक एक छिद्र बंद करके ही नीचे की तरफ आया जाए, फिर वापस ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर से नीचे, फिर वापस ऊपर नीचे। और जब ऊपर से नीचे की तरफ स्वर संधान होने लगे, स्वर बजने लगे, तब नीचे से ऊपर की ओर आने की कोशिश कीजिए। और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, यानी आरोह और अवरोह, यानी कि आरोह अवरोह। दोस्तों, ये हुआ बांसुरी बजाने का तरीका। अगले लेसन में हम जानेंगे कि बांसुरी में आगे किस प्रकार शुरुआत की जाए, सरगम कैसे बजाए जाए, क्योंकि अगर इसमें बताऊंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों।